चलिए अब ध्यान दीजिए, हम लोग के पास कुछ डाटा है, पहले इस डाटा के बारे में समझ लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट डाटा, मतलब कि ये आपको याद नहीं रखना है, ये एग्जाम में ऑलरेडी अगर आपका न्यूमेरिकल रहेगा या किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा तो ये डाटा आपका अवेलेबल रहेगा। आपको याद करने वाला चीज भी कौन सा याद करना है वो बता दे रहे हैं। जैसे रियल में इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो साइंटिस्ट लोगों ने खोज किया। जैसे आपको मालूम होगा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को कौन खोजा था, तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को मिलिकन ने तेल बिंदु प्रयोग करके खोजा था। ठीक है, तो इसका पूरा द्रव्यमान उन्होंने कितना ज्ञात किया था, 9.1093 गुने 10 के पावर माइनस 31 के। ये एक्यूरेट डाटा हुआ। तो हम जब प्रैक्टिकल करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो डाटा में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। आप लगभग में वैल्यू नहीं लेंगे, एक्यूरेट वैल्यू लेंगे। इसीलिए हम एक्यूरेट वैल्यू जहां तहां से जुटा करके आपके सामने लाए हैं। और ये वैल्यू को हम लोग याद कैसे रखते हैं, लगभग में, क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो लगभग में ये वैल्यू याद रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अप्रोक्सीमेशन का चिन्ह दिए हुए हैं इक्विवेलेंट का 9.1, खाली 9.1 ले ली है, बाकी सब सेम है, तो आपको ये याद रखना है। ये क्या है अभी थोड़ी देर में बताएंगे आपको। मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 हम लिखते हैं याद रखने के लिए, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू 1.67 के बाद क्या आ जाता है 262, इसमें 6-7 के बाद 492, तो इससे पता चल गया न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा सा 10 के पावर कितना होता है -27, तो सब में -27 ही होता है। न्यूटन का थोड़ा सा द्रव्यमान ज्यादा होता है किसके अपेक्षा, प्रोटॉन की अपेक्षा। ठीक है, लेकिन याद रखने के लिए हम इसे कैसे याद रखते हैं, अगर हमें ये बताना हो कि प्रोटॉन ज्यादा कम होता है तो उसके लिए हम 7 के बाद 3 यूज करते हैं, और अगर हमको ये बताना हो कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो 7 के बाद क्या यूज करते हैं 5, क्योंकि ये 49 है तो लगभग 50 मान लेते हैं तो 5 हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितना है 26, तो 26 को 30 मान लेते हैं तो इसलिए क्या हो गया 3 हो गया। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम द्रव्यमान प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का लगभग में इतना याद रखते हैं। ठीक है, एवोगाड्रो स्थिरांक, ये आपको मालूम होगा। एवोगाड्रो नामक साइंटिस्ट ने बताया था कि अगर आप सोडियम ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए, दुनिया का कोई भी चीज ले लीजिए आप, और उसको अगर ग्राम में जोखिए, जैसे कि सोडियम हो गया, तो सोडियम को अगर आप देखें तो उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23 होता है। 23 अगर होता है तो 23 ग्राम आप लीजिए, और 23 ग्राम में अगर आप काउंट कीजिएगा कि कितना उसमें सोडियम है, सोडियम का परमाणु कैगो है, तो टोटल परमाणु कैगो होगा 6.022 गुने 10 के पावर 23। यही नहीं, कोई आप और पदार्थ ले लीजिए, जैसे पानी, पानी 23 ग्राम ले लीजिए आप, टोटल कितना पानी लिए आप 23 ग्राम। अब हम आपसे बोले कि पानी का सूत्र क्या होता है H2O, ये एक अणु हुआ। अब हम बोले कि पानी में कितना ग्राम होता है भाई 23 ग्राम बोल दिया, गलती हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ के कितना होगा 18, हाइड्रोजन 2 गो और ऑक्सीजन कितना 16 2 18, 18 ग्राम अगर पानी लेते हैं तो उसमें भी अणुओं की संख्या कितनी प्राप्त होगी 6.022 गुने 10 के पावर 23। इतने जल के अणु होंगे, और इसी को कहा जाता है एक मोल। बात बुझाया। एक मोल बोलने का मतलब हुआ जितना उसका द्रव्यमान है उतना ग्राम आप यूज करें, और उसमें आप यूज कीजिएगा तो टोटल परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या कितनी प्राप्त होती है 6.022 गुने 10 के पावर 23। और इसी संख्या का प्रयोग करके हर परमाणु के द्रव्यमान को निकाला गया है। ठीक है, अब देखिए आपको यह भी याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना एनर्जी होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपके पास 2 गो प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर क्या चार्ज है नेगेटिव, इसका जो वोल्टेज है 1 वोल्ट है। टोटल कितना वोल्ट हुआ 1। अब अगर ये 1 वोल्ट है और ये मान के चलो कि 0 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट और ये कितना 1 वोल्ट, तो इसके बीच विभवांतर कितना हुआ 1 वोल्ट का। अगर हम ये कहें कि ये 5 वोल्ट है और ये -4 वोल्ट है, तब इसमें विभवांतर कितना का हुआ 1 वोल्ट का। 5 और -4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस कितना रखना है 1 का, और इसके बीच एगो इलेक्ट्रॉन छोड़ दो। जब इलेक्ट्रॉन तुम छोड़ दोगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ दोगे, यहाँ सॉरी इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ दोगे, तो इलेक्ट्रॉन माइनस में है तो माइनस वाला धक्का देगा किसको प्लस को, और प्लस वाला खींचेगा
तो इलेक्ट्रॉन दौड़ते दौड़ते इधर आएगा, बात बुझाया। लेकिन दौड़ के इधर आ रहा है किसके वजह से, 1 वोल्ट के वजह से। तो 1 वोल्ट लगाने से इलेक्ट्रॉन के द्वारा कार्य हुआ, और यही जो कार्य होता है उसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। बात समझ में आया? तो आपसे बोला जाए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो सीधे सीधे बोलिए 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा इलेक्ट्रॉन से जो कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और इसका मान कितना होगा, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल। ऐसे सोच सकते हो, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम हुआ, कूलम। अब वोल्ट का वैल्यू 1 वोल्ट, तो 1 से गुना किया तो उतना ही आ गया। और आपको मालूम है कूलम और वोल्ट में गुना होगा तो जूल आएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर वी क्यू। वी क्यू में क्यू यानी कि कूलम, अब V का मतलब वोल्ट, कूलम वोल्ट गुना हुआ तो क्या आया, जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं? इसमें किसी को कोई डाउट? चलो, प्रकाश की चाल एक्यूरेट वैल्यू इतनी होती है 299, 792, 458, याद रखोगे 299, 792, 458 मीटर पर सेकेंड। इस रेंज में आपको ऐसे याद रखना है नंबर, ठीक है। तो 299, 792, 458 ये आपको याद रखना है प्रकाश की चाल। लेकिन ये एक्यूरेट वैल्यू है, लेकिन लगभग में हम कितना याद रखते हैं, 3 गुने 10 के पावर 8। तो एक्यूरेट वैल्यू ये यूज करेंगे हम। एक उदाहरण के लिए ऑक्सीजन परमाणु पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसलिए ऑक्सीजन परमाणु लिए हैं। तो ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 15.99493। ये एवोगाड्रो स्थिरांक प्रयोग करके ये वैल्यू लाया गया है, बात बुझाया। लेकिन हम जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो देखना अभी तुरंत स्पष्ट हो जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। 15.99493 ये याद रखें, ये कैसे निकाला गया है, एवोगाड्रो के स्थिरांक का प्रयोग करके, ठीक है। ये डाटा आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। चलिए, इसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट तुमको अभी बता देते हैं। कार्बन में 12 से भाग हुआ है, आपको सी मतलब प्रकाश का चाल लग रहा होगा। ये कार्बन की बात हो रही है, कार्बन, ठीक है। शुरू में लोग को ये लगता था H+ एक प्रोटॉन है, बिल्कुल सही बात है। और एक अगर प्रोटॉन है तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो H+ मतलब एक प्रोटॉन है। तो इसका द्रव्यमान मतलब देखा जाए तो इससे छोटा कोई कण नहीं था, हम लोग के पास कोई छोटा कण नहीं था। वजन यानी कि द्रव्यमान मापने के लिए हमारे पास कोई इकाई तो जरूर चाहिए। जैसे मैं अगर तुमसे बोलूं कि मेरे पास सोडियम को जोखना है कि ये कितना हुआ, और मान के चलो एगो हमारे पास तराजू है, और इस तराजू पर एक तरफ सोडियम एगो रख दिए, ठीक है, और इधर हाइड्रोजन चढ़ाते जा रहे हैं, बहुत सारा हाइड्रोजन चढ़ाते जा रहे हैं। बोलो कई गो हाइड्रोजन चढ़ाएंगे कि पलरा बराबर हो जाएगा, आए ना, 10 गो ना 23 गो, टोटल 23 गो उधर हम क्या चढ़ाएंगे, हाइड्रोजन परमाणु। क्योंकि आपको मालूम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग क्या होता है, बराबर मान के चलते हैं ना। यहाँ सोडियम में कई गो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, 11 गो प्रोटॉन अब 12 गो न्यूट्रॉन, तो टोटल कितना हुआ 23। तो H+ इधर कई गो चढ़ाते गए, 23 गो। तो अब हम किसी को समझाना हो, मान लो हमसे कोई पूछा सोडियम के भार कितना, तो हम ऐसा ही ना समझाएंगे कि 23 गो जौन प्रोटॉन होता है ना उसके बराबर, और प्रोटॉन छोड़ो 23 गो हाइड्रोजन आयन जो होता है ना उसके भार के बराबर। आइयो मान के चलो 23 गो हाइड्रोजन आयनों नहीं बोलो, 23 ठो हाइड्रोजन ही बोलो। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग नगण्य माना जाता है। तो 23 गो हाइड्रोजन परमाणु का जो भार होगा वह भार किसके बराबर होगा, सोडियम के। खाली सोडियम के लिए होगा कि कार्बन के लिए भी हो सकता है, ऑक्सीजन के लिए भी हो सकता है। अब जैसे ऑक्सीजन का बोले कि ऑक्सीजन का भार कितना, तो हम किससे तुलना करेंगे, हाइड्रोजन से। कई गो हाइड्रोजन जो लेंगे, 16 गो। तो 16 गो हाइड्रोजन के भार बराबर किसके भार के बराबर होगा, ऑक्सीजन। ये बताओ जितना भी तत्व है सबका भार हम किससे तुलना कर रहे हैं, हाइड्रोजन से। शुरुआत में यही किया जा रहा था, शुरुआत में यही किया जा रहा था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसका कुछ तो द्रव्यमान होता होगा, कुछ तो होता होगा। तो इस चीज की समस्या को दूर करने के लिए लोग सोचा कि कार्बन को क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को हटाओ और हम कार्बन में 12 से भाग दे देते हैं। मतलब कार्बन का जितना भी वजन है
उसमें कितना से भाग हो गया, 12 से। तो तुम ही सोचो वो एक हाइड्रोजन के बराबर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन जोड़ दिया 12 हो गया, 12 में आप 12 से भाग दे दीजिए, वो एक प्रोटॉन चाहे एक न्यूट्रॉन के बराबर आया, और उसी चीज का नाम दे दिया गया 1 यूनिट या 1 एटॉमिक मास यूनिट। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते किसे हैं, तो सीधी सी बात है, एक प्रोटॉन को कहते हैं, नहीं तो कार्बन बाई 12 को कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। एक प्रोटॉन, सिर्फ एक प्रोटॉन को हम जोखते हैं जब, तो भाई जोखने के लिए ग्राम किलोग्राम तो बाद में बना, फिलहाल के लिए एक प्रोटॉन का जितना भार होता है, हम जितना महसूस कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक एटॉमिक मास यूनिट। इसको शॉर्टकट में 1 यूनिट भी बोलते हैं। बोलो क्लियर हो गया। अगर हम एक AMU पूछेंगे तो क्या कहोगे, सीधे बोलो कि सर एक प्रोटॉन मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट या एक यूनिट बोलेंगे। मन करेगा तो एक यूनिट के लिए एगो प्रोटॉन मत बोलो, एक न्यूट्रॉन बोल दो, चल जाएगा। एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन का जो वजन है उसे ही हम क्या कह रहे हैं, एक एटॉमिक मास यूनिट। तो वैसे तो कार्बन बाई 12 के जगह पर एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर डायरेक्ट H प्लस या केवल H भी लिख सकते हैं। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान बराबर किसके बराबर होगा, एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। बोलो क्लियर हो गया, इसमें किसी को दिक्कत। अच्छा, अब इसको हम जोक करके देखें तो ये कितना के बराबर हुआ, 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 केजी, जो कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। देख लो, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग देखो क्या बोलते हैं, एक यूनिट बोलना चाहिए लेकिन हल्का ज्यादा होता है, एक्यूरेट वैल्यू होता है कितना, 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट। और वही न्यूट्रॉन का क्या होता है, 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन इलेक्ट्रॉन का देखो कितना कम है, इसको याद रखना, 0.00055। समझ में आया, यूनिट इतना जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। समझ में आ गया, डाटा समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, अब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में रिलेशन देख लेते हैं। अगर एक तरफ 2000 लोग हैं लगभग, एक तरफ एक आदमी है, एगो तराजू है, बहुत बड़का तराजू है, तो 2000 लोग को इधर बैठा दिए, एगो एक आदमी को इधर बैठा दिए, दोनों पलड़ा बराबर हो गया, तो वो लोग क्या कहोगे, कौन भारी है, और एक जो आदमी है वो भारी है, तो वही प्रोटॉन है। प्रोटॉन कितना भारी है, लगभग 2000 इलेक्ट्रॉन, लगभग 2000 इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करो तो एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। एक्यूरेट वैल्यू कितना होता है, 1836, जिसे हम 2000 बोल रहे हैं, लगभग टोटल कितना होता है, मतलब एक प्रोटॉन का 1836वां भाग एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब अगर तुम प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, ये वाला देख रहे हो, इसमें अगर तुम 1836 से भाग दे दोगे तो तुम्हें हाई मान प्राप्त होगा। हाई वाला किसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का। सीधे सीधे यूं समझ लो कि अगर प्रोटॉन में तुम 1836 से भाग देते हो तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, इससे स्पष्ट हो गया कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है प्रोटॉन से, और प्रोटॉन का द्रव्यमान कम होता है किस चीज से, न्यूट्रॉन से। अब आते हैं हम लोग मेन, जो हम लोग का प्रैक्टिकल है उस पे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम एक परमाणु के नाभिक में क्या करेंगे कि ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, हम लोग ऑक्सीजन पर रिसर्च करेंगे। ऑक्सीजन में है ना, और इसके बाद क्या लिखना है ये बाद में बताएंगे। ठीक है, पहले हम ऑक्सीजन में आगे बढ़ते हैं कि क्या होगा। ऑक्सीजन में पहले सोचिए कि उसका जो नाभिक होगा, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मौजूद होते हैं। इसके योग को हम क्या बोलते हैं, ए बराबर P प्लस
n होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जितना भी प्रोटॉन होगा, जितना भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन की संख्या को हम जेड से सूचित करते हैं, प्रोटॉन की संख्या को जेड से सूचित किया जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल ए का वैल्यू अगर निकालना है, टोटल ए का वैल्यू निकालना है, तो मास ऑफ प्रोटॉन में कितना से गुना करेंगे, जेड से, क्लियर हो गया। तो और प्लस में इसके बाद क्या करेंगे कि मास ऑफ न्यूट्रॉन में कितना से गुना करेंगे, तो ध्यान से समझिए, अगर आप ए से जेड घटाइएगा तो क्या आएगा, एन आएगा। तो ए माइनस जेड मतलब न्यूट्रॉन की संख्या, और न्यूट्रॉन की जितनी संख्या है वो क्या है, ए माइनस जेड। इसमें अगर आप गुना करेंगे तो किस चीज से गुना करेंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन से। तो बोलो ये पूरा किसका द्रव्यमान आ गया, नाभिक का द्रव्यमान आया कि नहीं आया, बोलो ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझो। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी, जेड, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी, टोटल को ए बोलते हैं, टोटल को ए बोलते हैं, प्रोटॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या ए माइनस जेड, बोलो हो गया। अच्छा, मान लो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp है, तो जेड प्रोटॉन का द्रव्यमान जेड mp हो गया, फिर प्लस एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, mn, तो a माइनस जेड का क्या होगा, a माइनस जेड इंटू mn, तो बोलो ये नाभिक का द्रव्यमान हुआ। हम यही चीज इस फॉर्मूला में यूज करने वाले हैं, क्लियर हुआ। हम ये पता करना चाहते हैं कि ऑक्सीजन में उसके नाभिक का कितना द्रव्यमान होता है। तो ऑक्सीजन में नाभिक का द्रव्यमान पहले से हमको पता है कितना, एवोगाड्रो के अनुसार, एवोगाड्रो के अनुसार ऑक्सीजन के नाभिक का द्रव्यमान कितना होगा, ध्यान समझो, 15.99493। बच्चों ये नाभिक का निकल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नहीं। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन भी होता है ना, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 गो, और एक इलेक्ट्रॉन का कितना यूनिट होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर इतना होता है। तो इसमें कितना से गुना होगा, 8 से, और इसको गुना करके किस में से घटा देना है, आए? हाँ, जितना है उसी से ना घटा देंगे। तो एवोगाड्रो के अनुसार ये चीज पहले ही से घटा के निकाला हुआ है। बोलो ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर से समझो। नहीं, निकाला नहीं गया है, सॉरी। ऑक्सीजन के नाभिक का द्रव्यमान निकालना है, जबकि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान या ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान बोलो कितना, 15.99493 एटॉमिक मास यूनिट। ये ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है। इतना बताओ कि इसमें इलेक्ट्रॉन इंक्लूडेड है कि नहीं है, आए? इलेक्ट्रॉन का वजन है कि नहीं है इसमें शामिल, नहीं है, बिल्कुल है। आप देखिए, पढ़िए ठीक से क्या लिखे हैं, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सब को जोड़ के कितना, मतलब इतना होता है, इतना होता है। अब एक्सपेरिमेंटली देखिए क्या होता है। आपको यहाँ पे सोचना है कि ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो अब देखिए, हम O की बात करें तो यहाँ पर लिखाएगा 8, मतलब कि Z का वैल्यू कितना होता है, 8 हो गया। अच्छा, यहाँ A का वैल्यू कितना होता है, 16। Z का मतलब हुआ प्रोटॉन 8 होता है, क्लियर हो गया।
अब इसमें हम इस चीज को देख करके लिख सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो 8 होती है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या ये भी 8 होता है। क्लियर हो गया। अगर हम इस तीनों को जोड़ेंगे तो उस कंडीशन में कितना आना चाहिए, क्योंकि एक परमाणु का पूरा द्रव्यमान अगर आपको चाहिए, अगर एक पूरे परमाणु का द्रव्यमान आपको चाहिए तो उस कंडीशन में इतना आना चाहिए ना। तो हम चेक करते हैं कि कितना आ रहा है। सुनिए ध्यान से, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना था वो याद कीजिए। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान ये केजी में है और ये एटॉमिक मास यूनिट में। कौन सा मास लेना है हमको? चलिए प्रोटॉन का देख लीजिए कितना है, 1.00727। तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट हुआ। अच्छा, टोटल कितना से गुना करना है? 8 से गुना करना है। चलिए गुना कर लेते हैं, क्या होगा? 8 सत्ते 56 और फिर 8 दूना 16, 16 और 5 21 और 8 सत्ते 56, 56 और कितना 2 58। कितने अंक हमको? 2 2 4 1 5, 1 0 फिर दशमलव 8 एकम 8, इतना हुआ। चलिए मास ऑफ न्यूट्रॉन वैल्यू कितना? 1.00866 था ना, फिर गुना 8। चलिए गुना करते हैं, 8 और फिर 8 से 48 तो 52, 2 8 28 64, 64 और 5 है 69 और एक 0 हो जाएगा, 8 एकम 8, इतना हो गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.00055 गुना में 8। चलिए गुना करते हैं, 8 पचे 40, 8 पचे 40 4 44, 44 हो जाएगा, फिर डबल 0 होगा, 0.0 0 ही ना होगा, एटॉमिक मास यूनिट 0.00440 एटॉमिक मास यूनिट, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम तीनों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर। चलिए तीनों को जोड़ना है, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 8.05816, 8.05816, ठीक है। 8.06928, 8.06928, अच्छा ऊपर है 0.00440। सबको जोड़ते हैं, 8 6 14 का 4 हो गया, फिर 3 4 7 7 1 8, फिर 8 9 17, 17 और 4 21, 1 6 5 11, 6 5 11 1 12 ना हो जाएगा, अच्छा 12 1 13, 13 और 8 8 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक से देखो बच्चों, एवोगाड्रो ने जो निकाला है वो क्या है? 15.99493 और यहां हमारा कितना रहा है?
16.13184। अब यहां से हमको निष्कर्ष निकालना है। एक्सपेरिमेंट तो हो गया, निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकलता है कि जब एक प्रोटॉन का द्रव्यमान निकाला गया होगा, जिसने भी एक्सपेरिमेंट करके एक इलेक्ट्रॉन का या एक प्रोटॉन का द्रव्यमान निकाला होगा, तो वो नाभिक में रहते हुए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं निकाला होगा। कोई नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया की गई होगी या कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया होगा जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आया होगा या प्रोटॉन बाहर आया होगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग हो गए होंगे और उनके द्रव्यमान को काउंट किया गया होगा। ऐसा नहीं कि नाभिक के अंदर रहते हुए, यानी कि जब तक नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मौजूद है, सॉरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, एवोगाड्रो ने जो काउंटिंग की थी उनका भी काउंटिंग अपने जगह पे सही है, उनका वैल्यू इतना आया है। एक परमाणु की बात नहीं है, सारे परमाणु की बात हो रही है। हम निष्कर्ष बताने, ध्यान सुनना। एक परमाणु को बढ़िया से समझने के लिए आप ध्यान से देखिएगा, अभी जो बता रहे हैं यही मेन है। एक्सपेरिमेंट के बाद ये जो निष्कर्ष निकलेगा वही मेन है। इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है। इनका वजन जो है एवोगाड्रो के अनुसार कम है और एक्सपेरिमेंटली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन ये अगर बाहर हैं, मान के चलो यहां जब ये अंदर परमाणु में रहते हैं तो इसका द्रव्यमान मान लो कि x है, या x को छोड़ो 10 यूनिट मान लो, थोड़ा देर के लिए मान लेते कि ये पूरे परमाणु के अंदर यूनिट कितना है 10। जब ये बिखर जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, समझ में आया? जब ये बाहर आ जाते हैं तो उस समय इनका द्रव्यमान जो है वो ज्यादा है, 11। मतलब ये बाहर है तो कितना है 11, कितना का फर्क हो गया 1। अब तुम्हें यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि जब ये बाहर आ रहे हैं तो द्रव्यमान बढ़ जा रहा है और जब इसके अंदर है तो द्रव्यमान क्या है, कम है। तो द्रव्यमान का फर्क हुआ। जब फूट गया तो द्रव्यमान जो है वो बढ़ने के बजाय, सॉरी घटने के बजाय बढ़ गया। यहाँ द्रव्यमान बढ़ा हुआ लग रहा है, यानी बाहर से एक प्रोटॉन। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन जब नाभिक में होते हैं तो उनका वजन कुछ और रहता है, और जब ये अलग रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, प्रोटॉन स्वतंत्र हो, न्यूट्रॉन स्वतंत्र हो, इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो, तो उस हिसाब से इनका वजन जो है अलग रहता है। तो ऐसा क्यों? तो ओरिजिनल वजन तो बाहर है जो वही है, बस फर्क इतना है कि जब ये अंदर रह रहे हैं और ये बाहर है, दोनों में फर्क अगर आ जा रहा है तो कहीं तो कोई द्रव्यमान गायब हुआ है, कुछ तो द्रव्यमान है जो गायब हुआ है। जैसे मैं कहूं कि 10 है और ये 11 है, तो कितना द्रव्यमान गायब है 1 एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान गायब है। अगर इतना अगर द्रव्यमान गायब है तो वो गया कहां? तो आइंस्टीन कहते हैं कि एनर्जी बराबर होता है mc²। एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास एनर्जी में, यानी कि अगर कोई द्रव्यमान गायब होता है तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया होगा? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब परमाणु के अंदर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, इनको हम जब तोड़ते हैं, मतलब नाभिकीय विखंडन करते हैं, तो उस दौरान कुछ एनर्जी, सॉरी कुछ मास किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। तो ये चीज जब बाहर आएगा, कुछ द्रव्यमान हमारा नष्ट हो जाएगा, तो हमारे लिए हम ये बोल सकते हैं कि द्रव्यमान की क्षति हो रही है। और अगर द्रव्यमान की क्षति हो रही है तो हम इस चीज को बोलते हैं ऑक्सीजन में द्रव्यमान क्षति। अब ऑक्सीजन में द्रव्यमान क्षति कितना हुआ उसको निकालने का टाइम अभी नहीं है। कैसे निकलेगा इतना तक तो समझ में आ गया। अब इसके आगे की कहानी हम लोग अगले दिन देखेंगे, ठीक है? इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इसके आगे डिटेल अगले दिन देखा जाएगा।